नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीईटी 2022 के लिए भूगोल की जो लगातार क्लास हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जलवायु तथा मौसम के बारे में। जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए, उनको आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक जितनी भी मैंने क्लासेस ली हुई हैं पीईटी 2022 के लिए, अगर आपको उनका पेड पीडीएफ चाहिए होगा तो मात्र 299 रुपये में आपको 9 महीने का करंट अफेयर्स मिल जाएगा और यूपी स्पेशल का संपूर्ण पीडीएफ आपको दिया जाएगा। इसके अलावा जीके, जीएस और जीए जो आपके सिलेबस में दिए गए वो उसका पीडीएफ आपको दिया जाएगा सिलेबस के अनुसार, और इसके बाद हिंदी का पीडीएफ भी आपको मिलेगा। तो इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है किस भाषा के शब्द से हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा के शब्द से हुई है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अरबी भाषा के शब्द से, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अरबी भाषा का शब्द जो मौसम है, आप याद देखिएगा, अरबी भाषा का शब्द जो मौसम है, इसी से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है? बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा है भारत में किस मानसून से होती है? तो आप याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून से जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, साउथ वेस्ट मानसून, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में यह जो मानसून है, हमारा जो मानसून जो है भारत में सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है जून के पहले सप्ताह में, फिर जुलाई तक यह संपूर्ण भारत में फैल जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि सबसे पहले जो मानसून होता है केरल में प्रवेश करता है जून के पहले सप्ताह में। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाला जो उत्तर पूर्वी मानसून है और इससे सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर? तो आप याद कर लीजिएगा, उत्तर पूर्वी मानसून से जो है सबसे अधिक वर्षा आपकी तमिलनाडु में देखने को मिलती है। तो आप याद रखिएगा कहाँ पर? तो तमिलनाडु में। ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया कि जो उत्तर पूर्वी मानसून है इससे सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर देखने को मिलती है? तो आप याद कर लीजिएगा, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में जो है ना, वहीं पे आपका उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान इसमें से है? यानी कि सबसे सूखा स्थान कौन सा इसमें से है? तो इसमें से सबसे सूखा स्थान जो है वह बेंगलोर और लेह है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लेह जो है भारत का सबसे सूखा स्थान माना जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, जो लेह है, लेह में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा देखने को मिलती है। इसी कारण से इसको हम वाइट रेगिस्तान, सफ़ेद मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा देखने को मिलती है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया है। इसके बाद उत्तर पूर्व मानसून जो मैंने आपको बताया था इस प्रश्न में, इसके बारे में ये थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो यह जो उत्तर पूर्व मानसून है इसको हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। तो इसके बारे में आप देखिएगा, इसको हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। और जाड़ों के समय में शीतकाल में जो है इस मानसून से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा देखने को मिलती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? प्रत्यावर्तीय मानसून का अधिक प्रभाव किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यावर्ती मानसून का जो सबसे अधिक प्रभाव है यह आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु राज्य में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे
सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य में? तो इसका भी राइट आंसर आपका तमिलनाडु ही होगा। इसको हम मानसून का निवर्तन भी कहते हैं या लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, और इससे जो है आपके तमिलनाडु में वर्षा देखने को मिलती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे दिया गया है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? भारत के जो पश्चिमी समुद्र तट हैं इनमें जो है किस मानसून से वर्षा होती है? तो साउथ वेस्ट मानसून जो आपका है, यहाँ पे जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है, इससे जो है पश्चिमी जो समुद्र तट है वहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है, तथा संपूर्ण भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से ही वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। और भारत के किस राज्य में जाड़े में वर्षा होती है? तो मैंने आपको अभी बताया है, जो उत्तर पूर्वी मानसून है जिसको हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, इसी लौटते हुए मानसून से शीतकाल के समय में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा देखने को मिलती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जाड़ों में वर्षा तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ पर अधिक वर्षा देखने को मिलती है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है यह कोरोमंडल तट पर देखने को मिलती है। कोरोमंडल तट आपको कहाँ पर मिलेगा? तो यह तमिलनाडु में मिलेगा आपको कोरोमंडल तट, और यहीं पे जो है अक्टूबर और नवंबर के महीने में सर्वाधिक वर्षा होती है। किस मानसून से होती है? तो नॉर्थ ईस्ट जो मानसून होता है, जो आपका उत्तर पूर्वी मानसून होता है, जिसको हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं, इसी से वर्षा होती है। तो प्रश्न जो है आपको 3-4 तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनकी संभावना है घुमा फिरा के पूछे जाने की, उन सभी प्रश्नों को मैंने सम्मिलित किया हुआ है। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, प्रत्येक प्रश्न को आपको सॉल्व करवाया जाएगा जो जो टॉपिक आपके पीईटी के सिलेबस में दिए गए हैं। तो कोरोमंडल तट आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? यानी कि गर्मियों के मौसम में जो पश्चिमी तट हमारे हैं और यहाँ पे अति उच्च वर्षा किस कारण से होती है? तो किस कारण से होती है गर्मियों में सबसे अधिक वर्षा? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण। आप याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण जो है पश्चिमी तटों में ग्रीष्म के समय अति उच्च वर्षा देखने को मिलती है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मानसून निवर्तन से अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो अगेन आपका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई, यानी कि तमिलनाडु यहाँ पे हो जाएगा। तमिलनाडु में आपको चेन्नई मिलेगा। तो यहाँ पे मानसून के निवर्तन से, यानी कि लौटते हुए मानसून से, यानी कि आप नॉर्थ उत्तर पूर्वी मानसून इसको कह सकते हैं, इससे जो है वर्षा देखने को मिलती है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? यानी कि जो साउथ वेस्ट मानसून है इससे सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो साउथ वेस्ट मानसून से जो है सबसे कम वर्षा कहाँ पर दर्ज की जाती है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? और चेन्नई में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साउथ वेस्ट मानसून में जो है साउथ वेस्ट मानसून से जो है सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन जो आपका सी है तमिलनाडु और चेन्नई यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है साउथ वेस्ट मानसून से। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, आम्र वर्षा से क्या तात्पर्य है? आम्र वर्षा यानी कि जो मैंगो शावर होती है उससे क्या तात्पर्य है? तो आम्र वर्षा काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, आम की फसलों को जल्दी पकाने में यह सहायता प्रदान करती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, आम की फसलों को पकने में जो है यह जल्दी पकने में सहायता प्रदान करती है आपकी जो आम्र वर्षा होती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आम्र वृष्टि दक्षिण भारत में मुख्यतः यह देखने को मिलती है। दक्षिण भारत में कहाँ पर? तो दक्षिण भारत में जो मुख्यतः आपके एरिया हैं, कौन से एरिया हैं? तो आपका कर्नाटक वाला एरिया हो गया और केरल वाला। कर्नाटक एवं केरल में होने वाली जो मानसून पूर्व वर्षा होती है, वर्षा की फुहार होती है, फुहारे की तरह वर्षा होती है, जो कि आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होती है। इसी को हम
आम्र वर्षा कहते हैं और आपकी फसल को जल्दी पकने में यह सहायता प्रदान करती है। यह मानसून पूर्व वर्षा होती है, आप ध्यान दीजिएगा, यह मानसून पूर्व वर्षा होती है जो केरल और आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगी। और फुहारे के तौर पर, जैसे फुहारा नहीं होता है, झीसी जैसे पड़ती है, उसी के तौर पर यह वर्षा होती है और यह फसल को पकने में, आम की फसल को, आम के जो फल होते हैं उनको पकने में काफ़ी सहायता प्रदान करती है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा किस कारण से होती है? भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा किस कारण से होती है? तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। आप याद रखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो है भारत के जो उत्तरी मैदान है उनमें शीतकाल में वर्षा देखने को मिलती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में शीतकाल में किस कारण से वर्षा होती है? तो लौटते हुए मानसून से, यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून से। वहीं भारत का जो उत्तरी मैदान है, हमारे जो उत्तरी एरिया हैं, उत्तरी मैदान है, उनमें जो शीतकाल में वर्षा होती है उसका कारण दूसरा होता है, उसका कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो आपका एक प्रकार का शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात होता है, और यह जो पश्चिमी विक्षोभ है यह एक प्रकार का शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात होता है जिसकी उत्पत्ति मेडिटेरियन सी से होती है, भूमध्य सागर से होती है। इसको आप याद रखिएगा। तथा यह पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सहारे भारत के जो पश्चिमोत्तर भाग हैं उनमें प्रवेश करती है, जिससे पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में हल्की वर्षा और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आपको हिमपात देखने को मिलेगा, स्नोफॉल देखने को मिलता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है यह रबी की फसल के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की? तो यह भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाला एक शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात होता है जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सहारे भारत के पश्चिमोत्तर जो एरिया हैं उनमें प्रवेश करता है, जिससे इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ही पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में हल्की वर्षा देखने को मिलती है और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जो है आपके हिमपात पड़ते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तथा यह जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत में वर्षा होती है यह रबी की फसल के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? सबसे ज़्यादा जो दैनिक तापांतर है किस भाग में पाया जाता है? तो दैनिक तापांतर आपको देखने को मिलेगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। जो राजस्थान के मरुस्थलीय एरिया है, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, इनमें जो है सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर देखने को मिलता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। और ताप का अंतर काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि दिन के समय में तापमान हाई होगा और रात के समय में तापमान काफ़ी लो यहाँ पे दर्ज किया जाता है मरुस्थलीय एरियाज में। तो इसको आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा आपकी किस स्थान पे होती है? लेह में होती है। मैंने आपको बताया था लेह में जो है सबसे कम वर्षा होती है। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा दर्ज की जाती है लेह में। इस कारण से इसको हम वाइट डेजर्ट यानी कि सफ़ेद रेगिस्तान भी कहते हैं। यदि भारत में जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? यानी कि यहाँ पे अगर भूमध्य विषुवत रेखा होती कर्क रेखा की जगह, तो भारत में इसकी जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो विषुवत रेखा वाले जो एरियाज हैं यहाँ पे आपको पता होगा उच्च तापमान देखने को मिलता है, हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है, जिस कारण से ऊंची वर्षा भी होती है यहाँ पे। तो अधिक ताप एवं अधिक वर्षा देखने को मिलती भारत में अगर कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, अधिक तापमान एवं अधिक वर्षा, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका दिया गया है बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? तो जो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है इसमें किस महीने में सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है? तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में। आप याद कर लीजिएगा, अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होता है इसमें जो है सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है कोरोमंडल तट में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, अक्टूबर और
नवंबर के महीने में। किस कारण से यह वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। लौटता हुआ जो मानसून होता है, जो जिसको मानसून का निवर्तन भी हम कहते हैं, निवर्तन मतलब लौटता हुआ मानसून, इसी से जो है अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो तमिलनाडु के कोस्टल एरिया हैं, जो कोरोमंडल तट है, वहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है शीतकाल में। किस कारण से होती है? तो लौटता हुआ मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून से। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्य में मानसून पूर्व आने वाली त्वरित झंझाएँ इनमें से किस नाम से जानी जाती हैं? यानी कि मानसून पूर्व जो त्वरित झंझाएँ देखने को मिलती हैं असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो इनको हम नॉरवेस्टर्स के नाम से जानते हैं। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको हम नॉरवेस्टर्स के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? तो ग्रीष्म काल में जो तूफान आते हैं, तूफानों के साथ जो तेज़ हवाएं चलती हैं, मूसलाधार बारिश होती है, जो ओले पड़ते हैं और जो आपके बिजली बहुत तेज़ गड़कती है, तो उसी को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो हमारे यहाँ उत्तर भारत में इसको लू कहते हैं, लेकिन अलग अलग एरियाओं में इसको नॉरवेस्टर्स के नाम से जाना जाता है। जैसे असम में इसको हम नॉरवेस्टर्स कहते हैं, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। बाकी इसका लोकल नाम हमारी तरफ इसको लू ही कहते हैं, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं जो नॉरवेस्टर्स है, नॉरवेस्टर्स को असम में नॉरवेस्टर्स ही कहते हैं। नॉरवेस्टर्स का मतलब एक चीज़ याद ध्यान दीजिएगा, जो त्वरित झंझाएँ होती हैं इनको हम नॉरवेस्टर्स कहते हैं, लेकिन असम में नॉरवेस्टर्स को हम बोडो चिल्ला के नाम से जानते हैं। किस नाम से? असम में नॉरवेस्टर्स का जो स्थानीय नाम है वो बोडो चिल्ला है। क्या है? तो बोडो चिल्ला है। और इसका नॉरवेस्टर्स का असम पश्चिम बंगाल में स्थानीय नाम काल बैसाखी है, तब से आप याद कर लीजिएगा। इसका नॉरवेस्टर्स का पश्चिम बंगाल में स्थानीय नाम काल बैसाखी है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम होता है। काल बैसाखी आपका पंजाब में हो जाता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा उड़ीसा में इसको नॉरवेस्टर्स ही कहा जाता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो यह आपका जो मानसून पूर्व जो आपके तड़क भड़क के साथ जो आपकी बिजली चमकती है, उसी को नॉरवेस्टर्स के नाम से ही जाना जाता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम बार प्रवेश करता है? तो मैंने आपको बताया था, जो सबसे पहले मानसून है जून के पहले सप्ताह में केरल में प्रवेश करता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मानसून जो है जून के पहले सप्ताह में कहाँ पर प्रवेश करता है? तो जून के पहले सप्ताह में केरल में प्रवेश करता है, फिर धीरे धीरे जुलाई तक जो है संपूर्ण भारत में यह मानसून प्रवेश कर जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के कारण शिमला अधिक ठंडा क्यों है? आपसे पूछा जा रहा है। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के कारण शिमला अधिक ठंडा क्यों है? क्योंकि यह उच्च तुंगता पर स्थित है। क्योंकि जो शिमला है उच्च तुंगता पर स्थित होने के कारण यह अधिक ठंडा प्रदेश है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? राजस्थान में होती है, कर्नाटक में होती है, पंजाब में होती है, लेकिन तमिलनाडु में जो है साउथ वेस्ट मानसून से वर्षा नहीं होती है। तो तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में किस मानसून से वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है, जिसको हम लौटता हुआ मानसून या मानसून का निवर्तन भी कहते हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, बहुत बार मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय मानसून का वर्णन करने वाले किस अरब विद्वान भारतीय मानसून का जो वर्णन है सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? वह अरब विद्वान का आपको नाम बताना है जिसके द्वारा भारतीय मानसून का सबसे पहले वर्णन किया गया था। तो अल मसूदी के द्वारा, आप इसे याद कर लीजिएगा। अल मसूदी के द्वारा जो है भारतीय मानसून का सबसे पहले वर्णन किया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, अल मसूदी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? आप इसे बताइए कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? या जेट स्ट्रीम हो गया, या आपका यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन, यहाँ पे एक ऑप्शन छूट गया, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आप यहाँ पे कर लीजिए, एल नीनो। क्या कर लीजिए यहाँ पे? तो डी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा एल लीनो। तो अब आप जवाब दीजिए कि इसमें से कौन जो है भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है।
तो आपका जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, सर्वाधिक प्रभावित करता है। तिब्बत का पठार भी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। एल नीनो भी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। एल नीनो किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो एल नीनो जो है यह एक प्रकार का प्रोसेस है, यह एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जो पेरू का जो तटीय क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर का जो तापमान होता है वह इस एल नीनो प्रक्रिया के कारण असामान्य रूप से बढ़ जाता है, जिसका भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिस कारण से भारतीय मानसून में देखने को मिलता है अल्पवृष्टि और अकाल देखने को मिलता है। तो एल नीनो जो है सीधे तौर पर हमारे मानसून को किस प्रकार से प्रभावित करता है? एल नीनो का जो प्रभाव है हमारे भारतीय मानसून पर नकारात्मक पड़ता है। आप याद देखिएगा, नकारात्मक पड़ता है, क्योंकि एल नीनो के कारण पेरू का जो तट है, पेरू के तट पर जो दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर उसका जो जल है उसका तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है, जिसके कारण भारत के मानसून पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भारत में अल्पवृष्टि यानी कि कम वर्षा देखने को मिलती है और भारत में अकाल की स्थिति भी बन जाती है एल नीनो के कारण। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो एल नीनो भी प्रभावित करता है भारतीय मानसून को। इसके अलावा जो है एल नीनो के बाद जो ला नीनो होता है यह भी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, लेकिन ला नीनो की जो स्थिति होती है वो भारत के लिए सकारात्मक होती है। ला नीनो ठीक इसका विपरीत होता है। ला नीनो की जब प्रक्रिया होती है इसका भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं तिब्बत का पठार भी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, जेट स्ट्रीम भी करती है, लेकिन गल्फ स्ट्रीम जो है भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्यों का सही क्रम आपको बताना है ऑप्शन के अनुसार। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कौन सा राज्य प्राप्त करता है, सबसे कम वर्षा कौन सा राज्य प्राप्त करता है? तो मेघालय में मासिन राम नामक जगह है, यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा राजस्थान में होती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन आपका दिया गया है बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, मेघालय तथा राजस्थान। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा हो जाएगा भैया? तो भारत में जो सबसे ज़्यादा वर्षा है यह कहाँ पर होती है? तो मेघालय राज्य के मासिन राम में। आप याद रखिएगा, मेघालय राम के इसको मौसिन राम भी कहते हैं या कहीं कहीं आपको मासिन राम भी मिल जाएगा। तो मेघालय राज्य में यह एक स्थान है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है। तो मासिन राम आप कह लीजिए या तो मौसिन राम, यहीं पे सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। दिल्ली में जो वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है इसका कारण क्या है? तो समुद्र से अधिक दूरी, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। समुद्र से अधिक दूरी के कारण जो है दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो मैंने आपको भी बताया, शीतकाल में जो वर्षा होती है यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है जम्मू कश्मीर में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो है जम्मू कश्मीर में वर्षा जाड़े के मौसम में देखने को मिलती है और हिमपात भी इसी कारण से पड़ता है, बर्फबारी भी इसी कारण से होती है जम्मू कश्मीर में। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, इसका कारण क्या है? तो पुणे में मुंबई से कम वर्षा होने का कारण एक ही है, क्योंकि जो पुणे है यह वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है। आप याद देखिएगा, पुणे जो है वह वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है। वृष्टि छाया का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये आपका पहाड़ है, तो पहाड़ की ऊंचाई कुछ होती है, पहाड़ की ऊंचाई, तो इस ओर आपका साउथ वेस्ट मानसून होता है और पहाड़ के इस ओर आपका जो है थोड़ा सा अलग स्थिति में पुणे देखने को मिलता है, जिस कारण से यहाँ पे जो मानसून है वो ठीक तरीके से नहीं पहुँच पाता है, बादल जो है ठीक तरीके से नहीं पहुँच पाते हैं, यानी कि यह वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ने के कारण जो है आपका
जो पुणे होता है यहाँ पे कम वर्षा दर्ज की जाती है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे और डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यह वृष्टि छाया में पड़ता है, वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, जिस कारण से यहाँ पे वर्षा कम दर्ज की जाती है पुणे में। तो आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भारतीय मानसून की विशेषता क्या है, प्रमुख विशेषता यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है। तो वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन जो है भारतीय मानसून की प्रमुख विशेषता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या है अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या होता है। तो अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या होता है, उच्च आर्द्रता के साथ संबद्ध उच्च तापमान, जिसके कारण से अक्टूबर गर्मी होती है। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी देखने को मिलता है, उच्च आर्द्रता के कारण संबद्ध उच्च तापमान, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो प्रश्न है एसएससी 2015 में पूछा गया है, एसएससी 2015 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे काल बैसाखी, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी कहा जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। यह नॉर्वेस्टर्स का पश्चिम बंगाल में स्थानीय नाम है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। जो तूफान आते हैं ना ग्रीष्म काल में, जो तड़ी झंझाएँ आती हैं, उनको हम नॉर्वेस्टर्स के नाम से जानते हैं, तथा नॉर्वेस्टर्स का अलग अलग जगहों पे स्थानीय नाम भी अलग अलग है। तो नॉर्वेस्टर्स को पश्चिम बंगाल में हम काल बैसाखी के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नॉर्वेस्टर्स का जो स्थानीय नाम है पश्चिम बंगाल में वो काल बैसाखी हो जाता है। और नॉर्वेस्टर्स को हम कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम कहते हैं, और नॉर्वेस्टर्स का असम में स्थानीय नाम बोडो चिल्ला हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो इस तरह से दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपके बन सकते थे जलवायु और मौसम के टॉपिक से रिलेटेड, उनको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।